नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। अभी तक हमने ग्रीक दर्शन के इतिहास के अध्ययन में एक बात तो स्पष्ट रूप से देख ली है कि यहाँ पर सभी चीजों में विरोधाभास दिख रहा है। जहाँ एक तरफ परमानाइडिज स्थिरता को सत्य घोषित कर देते हैं, तो उसके विपरीत हेराक्लाइटिस परिवर्तन को ही सत्य मानते हैं। इसी तरह मूल तत्व के रूप में भी ग्रीक दार्शनिकों में अलग अलग मत है। कोई वायु, अग्नि, जल, तो कोई संख्या, तो कोई परमाणु आदि को मूल तत्व के रूप में दिख रहा। अब हम ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति किसी भी नवीन व्यक्ति के लिए संदेह की भावना आना स्वाभाविक है। और इसी स्वाभाविक भाव के कारण लगभग 5वीं शताब्दी के दूसरे चरण में ग्रीक दर्शन में भी मूल तत्व के खोज का मार्ग को छोड़कर इस दर्शन ने एक नया रास्ता अपनाया, एक नई दिशा प्रवृत्त। इसकी मंजिल नए तरीके से तय हुई और वह नया लक्ष्य था मानव विषयक खोज। उसने मानव को ही सूत्रधार बनाकर पूरा अध्ययन किया। और यह जो अध्ययन है, इनको समग्र रूप से एक साथ हम सोफिस्ट दर्शन के नाम से जानते हैं। और इन सभी दार्शनिकों को सोफिस्ट दार्शनिक कहते हैं। यहां से ग्रीक दर्शन की मानसिक क्षमताएं, विशेषताएं और क्रियाकलाप का आरंभ एक नवीन रूप में होता है। सोफिस्ट दार्शनिकों के रंगमंच पे आने से ग्रीक दर्शन की जो तत्कालिक राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां थी, वह भी उत्तरदायी हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई भी दर्शन या कोई भी दार्शनिक अपने युग की आवश्यकता के अनुरूप ही उपजता है। इस समय ग्रीक छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ अस्त व्यस्त देश हो गया था। यहां पर प्रजातंत्र था, किंतु प्रजातंत्र कुछ इस प्रकार और इस रूप में था जिसमें प्रत्येक नागरिक भाग लेता था। वर्तमान रूप में जिस तरीके से हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, उस रूप में डेमोक्रेसी नहीं थी। तो राजनीति में भाग लेने के लिए वाक्पटुता की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर इन विचारकों ने, इन दार्शनिकों ने लोगों को, जन सामान्य को राजनीति, तर्क, वाक कौशल आदि की शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो सोफिस्ट दार्शनिकों ने सर्वप्रथम शिक्षा का काम अपने हाथ में लिया। और यह शिक्षा कोई नैतिक शिक्षा न होकर व्यवहारिक शिक्षा थी। और तत्कालीन जो राजनीति थी, राजनीतिक माहौल था, लोकतंत्र में सभी की जो भागीदारी थी, वो इसका प्रमुख कारण बनती। उस समय जो धार्मिक स्थिति थी, धर्म को लेकर लोगों की जो विश्वास था, उसने धर्म के प्रति संदेह भी पैदा किया। यहीं से धार्मिक संदेहवाद का भी जन्म होता है। यद्यपि अगर हम देखें तो सोफिस्टों से पहले भी धार्मिक आस्था पर, रीति रिवाजों पर, प्रचलित मान्यताओं पर
डेमोक्रेटस, हेराक्लाइटिस जैसे लोगों ने भी, जेनोफिनीज जैसे लोगों ने भी प्रश्न चिन्ह उठाए थे। और वो एक तरीके से तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं पर आघात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से दर्शन, राजनीति, धर्म, नीति, प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद की भावना को सोफिस्टों ने प्रस्तुत किया और उसके व्यवहारिक उपयोग की बात प्रस्तुत की, वो इससे पूर्व देखने को नहीं मिलती। अगर हम सोफिस्टों की बात करें तो सोफिस्ट, जिन्हें हम सोफिस्ट दार्शनिक कह रहे हैं, वो कोई दार्शनिक संप्रदाय नहीं, ये कोई संस्था नहीं, बल्कि ये लोग एक निश्चित विचारधारा या कोई प्रणाली भी हमें इनमें देखने को नहीं मिलती। ये ना ही इनका कोई एक निश्चित निवास स्थान है, ये पूरे ग्रीक में फैले हुए हैं। ये पूरे ग्रीक में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। ये नवयुवकों को शिक्षा देने के बदले में उनसे पैसा लेते हैं, जिसके वजह से कई बार इनकी निंदा भी की जाती है। ये केवल धार्मिक शिक्षा नहीं देते, ये केवल तर्क की और वाक्पटुता की शिक्षा नहीं देते, उसके साथ ही साथ राजनीति, व्याकरण, भाषा विज्ञान, इतिहास, गणित, भौतिक विज्ञान, इन सब विषयों की भी शिक्षा ये लोग दे रहे हैं। तो सोफिस्टों के का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों को शिक्षित करना था और ऐसी शिक्षा देना था जिससे नवयुवक समाज और राज्य में अपने पक्ष को रख सके और वो अपने हित को साध सके। कई प्रकार के ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि सोफिस्ट चिकित्सक भी थे जो अपने मरीज को ठीक करने के लिए भी लोगों को इस तरीके की शिक्षा देते थे। जब हम सोफिस्ट दार्शनिकों की बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं उसमें प्रोटोगोरस, जॉर्जियस, हेपियस, प्राडिकस, इस तरीके के नाम प्रमुख थे। आप वैसे सोफिस्ट जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है विद्वान। तो चूंकि प्रारंभिक सोफिस्ट जो थे प्रोटोगोरस, जॉर्जियस, ये लोग निश्चित रूप से बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, किंतु बाद में अन्य ग्रीक दार्शनिकों ने सोफिस्टों को बड़े हे दृष्टि से देखा और सोफिस्ट शब्द को धूर्त व्यक्ति का पर्याय बना दिया गया। अब ये जो सोफिस्ट वर्ड जो कि बुद्धिमान व्यक्ति का अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, उसका प्रयोग धूर्त व्यक्ति के रूप में होने लगा। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो कारण है इन सोफिस्टों का व्यवहार। ये पहले व्यक्ति हैं जो धन कमाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का उपयोग धन कमाने। तो ग्रीक दर्शन के इतिहास में ये बिल्कुल नई घटना थी। शिक्षा का उद्देश्य भी इन्होंने निर्धारित किया, जो वो अपनी विजय करना, वह भी इनकी निंदा का कारण बनता है। इनका मुख्य उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि ये युवकों को चालाक और धूर्त बनाना चाहते हैं। यद्यपि अगर हम बात करें तो सोफिस्टों ने को इस बात का श्रेय जाता है कि तर्क को महत्व दिया। उन्होंने विद्या को, तर्क को
जन सामान्य का विषय बना, किंतु उन्होंने एक ऐसा माया जाल गढ़ने की कला नवयुवकों को सिखाने की कोशिश की जिससे विपक्ष को पराजित किया जा सके। सत्य की खोज इसमें नहीं दिखती, लेकिन जो आज आधुनिक मानववादी अवधारणाएं हैं वह भी अपने जड़ को खोजने के लिए सोफिस्टों तक जाती हैं कि मनुष्य ही प्रत्येक चीज का मापदंड है। जो मानववाद की आधारभूमि है उसकी बीज हमें सोफिस्टों में दिखता है। इससे हमें सोफिस्टों के महत्व का पता चलता है। ये बात ठीक है कि सोफिस्ट का यह मानना है कि मनुष्य स्वार्थी है और वह अपने लाभ के दृष्टिकोण से ही सत्य और असत्य का निर्णय करता। निश्चित रूप से ये बातें समाज में एक अव्यवस्था पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में अन्य लोगों द्वारा सोफिस्टों की निंदा करना स्वाभाविक है। इसलिए कुछ लोगों ने सोफिस्टों को सजा देने की कोशिश की। एक दिलचस्प बात है कि जो सुकरात को विष का प्याला दिया गया था तो सुकरात पर तमाम आरोपों में से एक यह भी आरोप था कि सुकरात सोफिस्ट है। यद्यपि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सुकरात सोफिस्ट नहीं थे। उनके अध्ययन और चिंतन की जो मार्ग है, पद्धति है, वो सोफिस्टों से बिल्कुल पृथक है। क्योंकि सोफिस्टों ने जो प्रमुख उनकी विचारधारा है उसमें दो प्रमुख दार्शनिकों का नाम आता है। तो उन दो प्रमुख दार्शनिकों के दर्शन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले दार्शनिक हैं प्रोटोगोरस और दूसरे दार्शनिक हैं जार्जियस। प्रोटोगोरस प्रोटोगोरस का जन्म लगभग 490 ईसा पूर्व में होता है। ये बहुत ही मेधावी व्यक्ति तथा इनके पास अपने विचारों को बहुत ही निपुण ढंग से प्रस्तुत करने की कला है। अब ये व्यक्ति इससे पूर्व जो विचारक, जो दार्शनिक ग्रीक दर्शन में थे, उनके समान बहुत अधिक संपन्न परिवार से नहीं आते। तो इस व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए परिश्रम करना, तो ये शहर शहर भटकते हैं, भ्रमण कर, तो अपने जीव का उपार्जन को चलाने के लिए, अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। कई लोग इसको निंदा के रूप में देखते हैं, प्लेटो भी इसकी कड़ी निंदा। किंतु प्लेटो एक धनाढ्य व्यक्ति थे। उनके लिए आसान है ये बात कहना कि शिक्षा को, ज्ञान को आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति, यदि हम शारीरिक श्रम के द्वारा धन अर्जन कर सकते हैं तो बौद्धिक श्रम के द्वारा क्यों नहीं कर सकते। तो प्लेटो के आधार पर जो प्लेटो ने आलोचना की, तो बहुत सारे आधुनिक और समकालीन विचारक भी प्लेटो का समर्थन करते हुए प्रोटोगोरस और अन्य सोफिस्टों की इस बात के लेकर आलोचना करते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर शिक्षा दी। इस पर प्रोफेसर बर्टन रसेल कुठाराघात करते हुए उन प्रोफेसरों की आलोचना करते हुए लिखते हैं
वो स्वयं तो शिक्षक के रूप में वेतन लेने से इनकार नहीं करते थे, किंतु प्लेटो द्वारा प्रोटोगोरस की पैसे लेकर शिक्षा देने की आलोचना का बार बार उल्लेख करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। एक तरीके से वो प्लेटो का समर्थन करते हैं। फिलहाल प्रोटोगोरस के बारे में ऐसा मिलता है, चर्चा मिलती है कि वो 2 बार एथेंस आए थे और यहां उन्होंने अपने उद्देश्य में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की, जिससे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। एथेंस के शासक पेरिक्लीज से उनकी बड़ी मित्रता थी तथा उस समय के अन्य विद्वानों के साथ भी उनका अच्छे संबंध थे। वो सम्मान प्राप्त करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, ऑन द गॉडेस, ऑन मैथमेटिक्स, ऑन द ओरिजिन स्टेट ऑफ थिंग्स, ऐसे बहुत सारी पुस्तकों की उन्होंने रचना की। तो प्रोटोगोरस एक दार्शनिक होने के साथ साथ उच्च कोटि के गणितज्ञ, कानून वेत्ता, व्याकरण शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ भी थे। ग्रीक भाषा के व्याकरण की रचना करने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया। तो इनकी विद्वत्ता के कारण प्लेटो भी इनके आदर करते हैं। प्लेटो ने जो तमाम डायलॉग लिखे उसमें प्रोटोगोरस नामक भी एक डायलॉग उन्होंने लिखा है। उनके एक दूसरा डायलॉग है थीटीटस, उसमें भी प्रोटोगोरस के विचार हमें देखने को मिलते हैं। जो प्रोटोगोरस का अंतिम जीवन का उत्तरार्ध कैसा था, इस बात को लेकर दार्शनिकों में मतभेद है। 2 तरीके के मतभेद। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि प्रोटोगोरस का जीवन, अंतिम का जीवन बड़ा दुखद रहा। कहा जाता है कि उनकी जो पुस्तक है ऑन द गॉडेस, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां थी कि देवताओं के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि वह हैं या नहीं है, हम यह भी नहीं कह सकते कि उनकी आकृति किस प्रकार की है, क्योंकि इस विषय में सुनिश्चित ज्ञान के लिए कोई मार्ग नहीं है। या तो एक ऐसा दुर्बोध विषय है जो अल्पज्ञ मानव के लिए संभव नहीं। तो उन्होंने मानव जीवन में और देवताओं के विषय में इस तरीके की बात होने के कारण उनका अपमान किया गया और उनके ग्रंथों की जो पुस्तकें उन्होंने लिखी थी उनके जीवन काल में ही उसको जला दिया गया, जिसके कारण उन्हें एथेंस छोड़कर जाना पड़ा। किंतु जब एथेंस से जा ही रहे थे तो रास्ते में 410 ईसा पूर्व के समय उनकी मृत्यु, ऐसा कुछ विचारकों का मानना। इसके विपरीत जो दूसरे विचारक हैं, जिसमें बड़ा नाम बर्टन रसेल और बर्नौट का आता है, उनका मानना है कि ये सब केवल अफवाह है। प्रोटोगोरस का बड़ा सम्मान था और न केवल पूरे जीवन में बल्कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी उनका वह सम्मान बना रहा और उन्होंने बहुत सुखद जीवन जिया और अपनी मृत्यु भी अच्छे से हुई। वो एथेंस में रहते ही उनकी मृत्यु हुई और एथेंस के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। उनकी पुस्तकों को बड़ा चाव से पढ़ा जाता है। फिलहाल जो कुछ भी हो, प्रोटोगोरस को उनके युग के लोगों ने समझा हो न समझा हो, उनका जीवन का अंतिम समय सुखद रहा हो या दुखद रहा, किंतु जो आधुनिक काल की शुरुआत होती है, मानववाद की शुरुआत होती है, इंग्लैंड में के दार्शनिकों ने उनको बड़ा सम्मान दिया, उनका बड़ा महत्व है।
मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है। ये बात प्रोटोगोरस से ही ली गई और नवमान और मानववाद की शुरुआत की गई, आधुनिकता की शुरुआत। तो एक दार्शनिक है सिलर, इंग्लैंड के हैं, ब्रिटिश हैं, वो लिखते हैं कि हमारे युग में के इंग्लैंड के मानववादी दार्शनिक सभी स्वयं को प्रोटोगोरस का शिष्य मानते हैं। तो ये अपने आप में प्रोटोगोरस की महत्ता को दिखाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटोगोरस के दार्शनिक विचारों की बात। प्रोटोगोरस के दर्शन का सार एक ही वाक्य में है, मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। वो जो उसके सापेक्ष है उसका अस्तित्व है, और जो उसके सापेक्ष नहीं है उसका अस्तित्व नहीं। तो मनुष्य के सापेक्ष होने से ही कोई चीज महत्वपूर्ण है, उसके सापेक्ष न होने से वो महत्व। वस्तुतः ये केवल प्रोटोगोरस का दर्शन नहीं है, बल्कि संपूर्ण सोफिस्ट दर्शन का केंद्र वाक्य है, ये सेंटर पॉइंट है। तो इस वाक्य का यदि हम विश्लेषण करें तो इसमें दो अर्थ ध्वनित होते हैं, दो प्रकार के अर्थ देखने को मिलते हैं। पहला कि मनुष्य महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि सत्यता आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। तो यहीं से, इसी वाक्य से सोफिस्ट की ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा स्पष्ट होता है। ज्ञान मीमांसा मतलब कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान के साधन क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या। तो सोफिस्ट का यह मानना है कि किसी भी वस्तु की सत्यता या असत्यता का निर्धारण जिस व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है वह व्यक्ति स्वयं है, या व्यक्ति से तात्पर्य व्यक्ति के इंद्रियों से है। अर्थात एक व्यक्ति अपने इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करता है वही सत्य है। तो ज्ञान ही प्रत्यक्ष का साधन है। तो यहां पे हमें भारतीय दर्शन के चार्वाक दर्शन की याद आती है, प्रत्यक्ष में वो एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो जो इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इंद्रिय और जिसका हमें ज्ञान हो रहा है उसके सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही प्रत्यक्ष है। उसी तरीके की बात हमें सोफिस्ट दर्शन में भी देखने। तो चूंकि एक ही वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग हो सकता है, तो ज्ञान हमेशा व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। उदाहरण के लिए समझें कि किसी एक व्यक्ति को सूरज, उगता हुआ सूरज अच्छा लग सकता है, तो दूसरे व्यक्ति को वो दुखद लग सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रोटोगोरस कहते हैं कि जो भी आपको सत्य प्रतीत हो रहा है वही सत्य है। इससे वो यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि असत्य या मिथ्या जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है। ये बात सोफिस्टों की ज्ञान मात्रा में है। प्रोटोगोरस से पूर्व ग्रीक दर्शन में एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि ज्ञान के लिए बुद्धि पर अधिक भरोसा किया जा रहा है। तो सोफिस्टों का जो दर्शन है उसमें पहली बार इंद्रिय साधनों को, अनुभव को ज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इलियाई दार्शनिक हो चाहे हेराक्लाइटिस
यद्यपि एक दूसरे के विरोधी थे, किंतु दोनों ने ही, परमानाइडीज और हेराक्लाइटिस, दोनों ने ही इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान को अविश्वसनीय माना। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेमोक्रेटस की, तो वह भी सूक्ष्म परमाणु की जानकारी को बुद्धि द्वारा ही मानते हैं। तो इन सबसे अलग प्रोटोगोरस ने सबसे पहले बुद्धि के स्थान पर इंद्रिय के महत्व को दिया और यहां से अनुभववाद की नींव डाली। तो इन्होंने गोल कोस्ट शिफ्ट किया बुद्धि से इंद्रिय की तरफ। अगर अब हम नैतिक विचारों की बात करें, तो मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य प्रत्येक चीजों का मापदंड है। यहां से जो नैतिक निष्कर्ष निकलता है वह भी व्यक्तिनिष्ठ नैतिकता की बात करता है, वस्तुनिष्ठ नैतिकता की बात नहीं करता। व्यक्तिनिष्ठ नैतिकता का मतलब क्या हो गया कि कोई कर्म नैतिक है या अनैतिक है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग। वस्तुनिष्ठ नैतिकता उसे कहते हैं हम कि जब कोई कर्म नैतिक है उसे हर कोई स्वीकार करे, किसी व्यक्ति के आधार पर उसे नैतिक अनैतिक नहीं कहा जाता। लेकिन प्रोटोगोरस ने किसी भी वस्तु की सत्यता का निर्धारण व्यक्ति को माना, उसी तरह से किसी भी कर्म को सही या गलत, उचित या अनुचित, उसकी नैतिकता का निर्धारण करने के लिए भी वो व्यक्ति विशेष को माना। प्रोटोगोरस कहते हैं कि यदि नैतिकता वस्तुनिष्ठ होती तो सभी व्यक्ति के लिए एक समान, सभी व्यक्ति एक ही कृत्य को नैतिक या अनैतिक कहते। किंतु हम व्यवहार में देखते हैं कि जिस कृत्य को एक देश में या एक समाज में नैतिक कहा जाता है, उसी कृत्य को दूसरे समाज, दूसरे देश, दूसरे काल में अनैतिक कहा जाता है। इसका कारण है कि नैतिकता मुख्यतः रीति रिवाजों पर आधारित होती है, जो देश और काल और समाज से बनती। कई बार एक ही देश और समाज में दो व्यक्तियों के लिए नैतिकता को लेकर मतभेद हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है। ऐसा तर्क प्रोटोगोरस का है। सोफिस्टों ने इस बात को केंद्र में रखा और नैतिकता के इस मापदंड को प्रस्तुत किया। प्रोटोगोरस के शिष्य हुए जॉर्जियस, वो प्रोटोगोरस से भी आगे थे कुछ चीजों। सामान्यतः वो हर उस बात को स्वीकार कर रहे हैं जो प्रोटोगोरस कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात को ही कुछ मामलों में आगे बढ़ाए। तो हम बातों को दोहराते हुए नहीं दोहराएंगे, केवल उनकी आगे की बात की चर्चा करें। तो जॉर्जियस एक दूसरे प्रमुख विचारक हैं, दार्शनिक हैं ग्रीक दर्शन के। इनके विषय में, इनके जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इसके बारे में कुछ निश्चित जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन वो ऐसा माना जाता है कि 427 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस से एक बार किसी काम से आए और वह सरकारी काम, अपने राज्य के काम से आए थे। उसको निपटाने के बाद उन्होंने एथेंस में लोगों को अपने गुरु के तरीके से ही शिक्षा दी। किस चीज की शिक्षा? वही तर्क कैसे रखना, अपनी बात को कैसे रखना, वाक्पटुता, इसकी शिक्षा। अपने पक्ष को सही कैसे सिद्ध करना, कानून की शिक्षा। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ, उन्हें बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ और अंततः वह एथेंस में ही बस गए। और वो उन्होंने अपना जीवन करीब 100 साल तक जिया और एथेंस में ही वो रहे, ऐसा कई बार माना जाता है। जॉर्जियस के विषय में यह भी कहा जाता है कि वो एपेडक्लीज का
शिष्य था और कई जगह उसे इलियाई दर्शन से भी प्रभावित माना जाता है, किंतु उसकी रुचि जो थी वो प्रोटोगोरस की तरह से वाक अपने तर्क को रखने में और उसके व्यवहारिक उपयोग। तो जॉर्जियस की जो पुस्तक हमको मिलती है ऑन नेचर, जैसा हमने कई बार कहा है कि ऑन नेचर ग्रीक दर्शन में बहुत कॉमन पुस्तक है उस पर, क्योंकि वो प्रकृति में ही चिंतन हो रहा, तो सब इसी नाम से पुस्तक ले। उसमें इन्होंने 3 वाक्य रखा और इनके दर्शन के बारे में हम इन्हीं 3 वाक्य को ठीक से समझेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी सत्य नहीं है। दूसरा वाक्य, यदि कोई सत्य है तो उसे हम जान नहीं सकते। और तीसरा वाक्य, यदि हम सत्य को जान भी लेते हैं तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते। अब इस बात के लिए उन्होंने जो तर्क दिया है उसको हम समझते हैं इन 3 वाक्यों में। पहली बात कि कोई भी सत्य नहीं है। तो जॉर्जियस के अनुसार किसी भी वस्तु का सत्य अस्तित्व नहीं होता। वो प्रोटोगोरस के समान ही ये मानते हैं कि सत्यता व्यक्ति सापेक्ष होती है, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ जाता है और वो कहते हैं सत्यता होती ही नहीं। क्यों नहीं होती भाई? कोई चीज सत्य क्यों नहीं होती? तो वो इसके लिए जो इलियाई संप्रदाय के दार्शनिक हैं जीनो, उनके तर्क का सहारा लेते हैं, उस पद्धति का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार जीनो ने कहा कि गति का प्रत्यय विरोधाभास से ग्रस्त है, अतः गति नहीं होती है। आप अगर इस तर्क को देखना चाहते तो जीनो पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके देख। इसी तर्क का उपयोग करते हुए जॉर्जियस कहते हैं कि सारी सत्ताओं में अंतर विरोध है, इसलिए किसी भी चीज की सत्ता नहीं है। यदि किसी भी वस्तु का हम अस्तित्व स्वीकार करते हैं, इसका मतलब उसका कहीं से तो प्रारंभ हो रहा है, और जिसका प्रारंभ हो रहा है वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्य की जो रियल है उसकी उत्पत्ति नहीं होती, और असत से सत उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि जो चीज अब्सेंस है, असत है, उससे उसकी उत्पत्ति मान ली जाए। तो इसका मतलब यह है किसी भी चीज की सत्ता नहीं, कोई चीज सत्य नहीं। अब दूसरा जो उनका वाक्य है, चलो अगर कोई चीज सत्य है भी तो हम उसको जान ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कुछ वस्तुओं का अस्तित्व है, अस्तित्ववान है, वो सत्य है, किंतु हम उन्हें जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु का ज्ञान सभी व्यक्तियों को एक समान नहीं होता, क्योंकि वस्तुओं का ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है, और प्रत्यक्ष किसी भी परिस्थिति में सबका समान नहीं होता। अतः किसी भी चीज के ज्ञान का दावा वास्तविक नहीं। फिर उनका तीसरा वाक्य कि चलो यदि हम जान भी लिए तो वो हम किसी को बता नहीं सकते। उनका ये कहना है कि चूंकि वही प्रोटोगोरस वाली बात कि ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है, इंद्रिय सापेक्ष है, तो जो मुझे अनुभव हो रहा है वो मेरे लिए सत्य है, जो आपको अनुभव हो रहा है वो आपके लिए सत्य है। तो ज्ञान दूसरे को बता पाना संभव नहीं। जिस प्रकार से माने मीठा गुड़ हमने खाया, वो कैसा मीठा है वो हम आपको नहीं बता सकते। आपने खाया, वो कैसा मीठा है आप भी हमें नहीं बता सकते। इस तरह से सोफिस्टों ने ज्ञान को व्यक्ति सापेक्ष बनाया, नैतिकता को व्यक्ति सापेक्ष बनाया, जिसका दुष्प्रभाव समाज में भी देखने को मिला।
सुकरात जैसा दार्शनिक आता है और वो कुठाराघात करता है सोफिस्ट की ज्ञान मीमांसा पर, और वहां से फिर एक नई नैतिक व्यवस्था को निकाल के लाता है। जिस प्रकार से प्रोटोगोरस ने बुद्धि से खींचकर अनुभव को ज्ञान का स्रोत माना, फिर से एक बार सुकरात नामक दार्शनिक आएगा और वह फिर से अनुभव से बुद्धि की तरफ चीजों को खींच के ले जाए। इस दर्शन के बारे में, सुकरात के दर्शन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का जो है यही तक हम रखते हैं और आभार व्यक्त करते हैं इसमें बने रहने के लिए। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप प्रश्न से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।